हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे चैनल के बारे में बता दूं। गाइस, आपको मेरे चैनल पे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म्स कब रिलीज़ होते हैं, इनकी प्रिपरेशन के लिए आपको किस टाइप से पढ़ना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनकी कट ऑफ क्या रहती है और क्या आपको स्टडी मटेरियल यूज़ करना चाहिए। और साथ साथ में मैं आपको अपने हैंड नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। और अदर अपडेट्स जैसे कि रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गाइस, आपको मेरे चैनल पे मोस्टली वीडियोस मिलेंगे 3 एग्ज़ाम से रिलेटेड, एमएनएस, एम्स और जिपमर, क्योंकि ये 3 मेन एंड टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। गाइस, एक लास्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि जो बच्चे साउथ से हैं और इनको हिंदी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे कि हमें हिंदी समझ में नहीं आ रही है, आप इंग्लिश में वीडियोस बनाइए, तो गाइस उनके लिए मैंने बॉटम में जो भी मैं बोल रही हूँ वो टाइप कर दिया है, ताकि आपको समझने में ईजी रहे और आपको भी वीडियो उतनी बेनिफिशियल हो जितना कि औरों को होती है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस, फर्स्ट टॉपिक होगा इस वीडियो का, आईपी और एम्स में से कौन सा कॉलेज बेटर है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। गाइस, ये मेरे को अभी अभी कमेंट में किसी ने पूछा है, तो मैंने इस टॉपिक को भी इस वीडियो में डाल दिया है। दूसरा टॉपिक होगा कि एम्स पैरामेडिकल और एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए आपको कितनी रैंक पे कॉलेज मिल सकता है। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सेकेंड लिस्ट आएगी काउंसलिंग की पैरामेडिकल और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की, जिसमें जिन बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है उन बच्चों का नाम आएगा या नहीं आएगा। फोर्थ टॉपिक होगा कि फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम है क्या उन सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि एम्स पैरामेडिकल की लिस्ट में 480+ बच्चों का नाम है और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की लिस्ट में 1700 बच्चों का नाम है अप्रॉक्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होता है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। गाइस, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर कोई और कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। गाइस देखो, मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी ये फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप होगा और उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए और वो नीट की प्रिपरेशन करें। तो गाइस डोंट वरी, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होंगे 2021 के लिए एम्स पैरामेडिकल और एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए। नेक्स्ट हम 2021 की प्रिपरेशन के ऊपर बात करेंगे कि आपको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसा स्टडी मटेरियल आपको यूज़ करना चाहिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए, एम्स या आईपीयू। ठीक है, तो गाइस मैं खुद बताने से अच्छा है कि आपको कुछ डिफरेंस बता दूं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा बेटर है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस देखते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर का। एम्स में पूरे 4 साल के लिए, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग हो या फिर वो पैरामेडिकल हो, उसकी फ़ीस होती है 4 साल की 6000 से 7000 रुपये, बस पूरे 4 साल के लिए। उसमें आपका पढ़ाई भी आती है, हॉस्टल भी आता है, सब कुछ आता है। आईपीयू की मैं बात करूँ तो आईपीयू में आपको पता है कि 2 कॉलेजेस होते हैं, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपका 4 साल का टोटल खर्चा आता है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो आपका 1 साल का खर्चा आता है कम से कम 1.5 लाख रुपए। ये तो हो गई फ़ीस स्ट्रक्चर की बात। 6000 और 1.5-2 लाख में कितना डिफरेंस होता है ये आप खुद देख सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूँ हॉस्पिटल एम्स का हॉस्पिटल की बात कर लो और आईपीयू के हॉस्पिटल की बात कर लो। आईपीयू में सफदरगंज हॉस्पिटल आता है, हिंदुरा हॉस्पिटल आता है, कस्तूरबा हॉस्पिटल आता है। ठीक है, इन हॉस्पिटल से कई ज़्यादा बेटर है एम्स का हॉस्पिटल, क्योंकि इंडिया में अगर कोई हॉस्पिटल है जो कि सबसे वेल कंडीशनड है वो है एम्स का। ठीक है, एम्स का हॉस्पिटल द वन है। तीसरा सबसे मेन रीज़न है कि आपको आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स एम्स में जॉब पे रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है 3 साल की, जिसमें 3-4 साल की होती है, जिसमें कि आपकी 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी होती है। लेकिन आईपीयू में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आईपीयू में सिर्फ इंटर्नशिप होती है और कुछ नहीं होता। एम्स में आपको ये सुविधा प्रोवाइड होती है कि आप 2 या 3 साल तक आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स वहाँ पे जॉब कर सकते हो। ठीक है,
ये आपका IIPU में अवेलेबल नहीं होता है। तो गाइस ये सबसे मेन रीज़न है कि एम्स इज़ बेटर देन IIPU, हम बोल सकते हैं, ठीक है। IIPU में चाहे कोई भी कॉलेज हो, सफदरगंज हो, हिंदू राव हो, कस्तूरबा हो, सेंट स्टीफन, कोई भी कॉलेज हो, एम्स से बेटर नहीं है। अगर आपका IIPU में प्राइवेट में या फिर हिंदू या कस्तूरबा में से किसी में एडमिशन हो रहा है तो आप ड्रॉप लो और किसकी तैयारी करो, एम्स के लिए प्रिपेयर करो। अगर आपका RML में या सफदरगंज में हो रहा है तो एक बार के लिए आप सोच सकते हो कि क्यों साल वेस्ट करा, हम इसमें एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपका किसी और रैंक में हो रहा है और आप ले सकते हो ड्रॉप, अगर आप कोई सेकंड या थर्ड ईयर ड्रॉपर नहीं हो तो आप भले ही उसमें एडमिशन ले सकते हो। चलिए भाई दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि हमें किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। चाहे वो पैरामेडिकल का स्टूडेंट हो या फिर BSc ऑनर्स नर्सिंग का स्टूडेंट हो, सबके मन में ये कॉमन डाउट है कि हमारी ये रैंक आ गई है, हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा एम्स में, ठीक है, या फिर एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो भाई देखो, अगर मैं आपको सीधे सीधे बात बोलूँ तो ये टोटल डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि नीट ईजी था, ठीक है, नीट में काफ़ी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है तो ईजी था, तो कुछ बच्चे ड्रॉप लेने की भी सोचेंगे नीट के लिए। और भी बहुत रीज़न हो सकते हैं कि बच्चे काउंसलिंग में पार्ट ना ले, तो आपका काफ़ी ज़्यादा रैंक तक नंबर आ सकता है। अभी आपका सेकंड काउंसलिंग भी होगी तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखा जाएगा कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है और कितने का नहीं हुआ। इस टाइप से अगर मैं बात करूं तो ऐसे कोई भी नहीं बता सकता कि आपकी 1800-1900 रैंक है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा या मिलेगा। बच्चों ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो और कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। टोटली उस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी रैंक कितनी आई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है सभी बच्चों के मन में कि सेकंड लिस्ट आएगी, कब आएगी, इस टाइप को लेकर। तो देखो, सेकंड लिस्ट तब आएगी जबकि फर्स्ट काउंसलिंग आपकी हो चुकी होगी और उसमें सीट बची हुई होंगी तब, ठीक है। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में सारी सीट्स आपकी अलॉट हो जाती हैं, सब बच्चे उन सीट्स पे एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। अदरवाइज़ अगर नहीं होता ऐसा, अगर सीट्स बचती हैं तो सेकंड लिस्ट आएगी और उनमें उन बच्चों का नाम आएगा जो बच्चे क्वालिफाइड हैं और उनका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं है। ऐसा प्रॉपर लिखा हुआ है आपकी जो आपका रिज़ल्ट आया हो उस PDF का जो वो है उसमें लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो देखो, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि लिस्ट आए ही, क्योंकि अगर 571 सीट्स हैं BSc नर्सिंग के लिए और 171 सीट्स हैं पैरामेडिकल के लिए, अगर ये फर्स्ट काउंसलिंग में सारी सीट्स फिल हो जाती हैं तो आपकी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी सीट बची ही नहीं तो कहाँ से आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर बचेंगी तो ज़रूर आएंगी, वो मैं आपको बता दूंगी जैसे ही नोटिस आता है इसके रिगार्डिंग। देखो बच्चों, आपको जो लिस्ट आई है आपकी, उसके लास्ट में या फिर फ्रंट पे आपको लिखा होगा कि आपकी इतने से इतनी डेट है और आपको उस टाइम में अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है। अगर आप OBC या SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करवाना है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 11th-12th की मार्कशीट है, 10th-12th की मार्कशीट है, उन सब का भी आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, उसकी डेट आपको मेंशन है, आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेरिफिकेशन करवा लीजिए, ठीक है। अब गाइज़ मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ जो भी आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होंगे। आप एक कॉपी पेन पे उनको नोट कर लीजिए। 10th एंड 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, आपका आधार कार्ड और पापा का इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो, उसके बाद आपका डोमिसाइल एंड आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और सबसे ज़रूरी है कि आपका एम्स BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोई भी हो, आपका एडमिट कार्ड जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो और उसका जो भी आपका रिज़ल्ट आया है उसका आपको एक ज़ेरॉक्स करवानी है, आपके पास वो होनी चाहिए, ठीक है। हो सके तो दोनों चीज़ें आप कलर्ड रखना, ठीक है। और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी भी आप अपने पास रखना इनसे रिलेटेड। गाइस बीच में एक क्वेश्चन रह गया कि क्या जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया उन सबका सिलेक्शन होगा। तो देखो, पैरामेडिकल में 171 सीट्स है और नाम आया है 450+ बच्चों का, ठीक है। और BSc ऑनर्स नर्सिंग में सीट्स हैं 571 और नाम है 1700 बच्चों का। तो गाइज़ जितनी सीट्स हैं उतना ही सिलेक्शन होगा, उससे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है।
485 जो भी आपका पैरामेडिकल की लिस्ट है उसमें से सिर्फ 171 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। और ऐसे ही आपका बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में होगा, 1700 बच्चों में से सिर्फ 571 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे, जितनी सीट्स हैं उतने ही सिलेक्ट होंगे। गाइज़, अगर आपकी बहुत ज़्यादा रैंक है तो आपको चॉइस फिलिंग थोड़ी ढंग से करनी है। जहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं उस कॉलेज को प्रायोरिटी पे रखना है। मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे करना है फिल। तो गाइज़, सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामेडिकल के कोर्स के बारे में। गाइज़, पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं और उनकी सीट्स बटी हुई होती हैं। ठीक है, जैसे 8 कोर्सेज़ हैं और 171 सीट्स हैं। तो किसी में 10 सीट होंगी, किसी में 15 सीट होंगी, किसी में 20 सीट होंगी, किसी में 19 सीट होंगी, ऐसे होता है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी शोन है कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कितनी सीट मिल सकती हैं। ठीक है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है, अगर आपकी रैंक टॉप 50 में है तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है और आपको एडमिशन चाहिए ही है तो आप उस कोर्स को चॉइस में फर्स्ट फिलिंग दीजिएगा जिसमें सीट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, आई होप। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के बारे में। तो गाइज़ देखो, आपको कैटेगरी वाइज सीट्स गिवन है। एग्जांपल लेते हैं ओबीसी कैटेगरी का। न्यू दिल्ली में 20 सीट है, भोपाल में 16 सीट है, भुवनेश्वर में भी 16 सीट है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सीट्स देख सकते हो अपनी SC ST अगर आपकी कैटेगरी है, आपकी जनरल कैटेगरी है। ठीक है, तो गाइज़ देखो, अगर आपकी कैटेगरी वहीं अगर टॉप 50 में आ रही है तो आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कहीं भी फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अगर आपकी रैंक 1700 1800 है, तो आपको उस कॉलेज में फ़िल करना है जहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, जहाँ सीट्स ज़्यादा है वहाँ आपको फ़िल करना है। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। जहाँ आप ये सोचेंगे कि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है और आप एम्स दिल्ली लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टॉप 50। तो चलिए गाइस, अभी हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जिनका आपके बाहर सिलेक्शन नहीं हुआ। देखो गाइस, आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप एम्स दिल्ली के लिए सोचिए अब की बार। ठीक है, अगर आपका और किसी एम्स में भी नहीं हो रहा तो डोंट वेरी, कोई बात नहीं। आप एम्स दिल्ली में सोचिए कि अगली बार मैं फिर से अच्छे से मेहनत करूँगी और एम्स दिल्ली में जाऊँगी, क्योंकि एम्स दिल्ली इंडिया का टॉप 1 मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, और वहाँ जाने के सपने तो सभी देखते हैं। तो आप सोचिए कि मेरे को एम्स दिल्ली में जाना है, इसलिए मेरा नहीं हुआ और 5 ही महीने बचे, 5 महीने बाद तो मुझे कहाँ जाना है, एम्स दिल्ली जाना है। आप में से कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ये 2nd या 3rd ईयर ड्रॉप होगा नीट के लिए, और वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे और उनका ये वाला टेस्ट भी नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी अभी आपको कि मेरा तो ये टेस्ट नहीं हुआ, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं नॉर्मल BSc या फिर BA कर लेती हूँ, या फिर कुछ भी ऐसे आपके मन में आ रहा है। तो आप ऐसा मत सोचिए, आप एक और ड्रॉप लीजिए और फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल नहीं है तो मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगी, डोंट वरी। लेकिन 1 साल का ड्रॉप ले लीजिए। आपको 1 साल का नहीं लेना, आपको 5 महीने का ड्रॉप लेना है। ठीक है, 1 साल का ड्रॉप आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। सिर्फ 5 महीने बाद आपके दोबारा एग्ज़ाम्स हो जाएंगे और आपकी एम्स दिल्ली, आप सोच सकते हैं कितना अच्छा कॉलेज है। तो आप बिल्कुल भी निराश मत हो और सब कुछ छोड़ दो। अभी रिज़ल्ट आया है, नहीं आया है, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, ये आप कुछ भी मत सोचो। आप अच्छे से रहो, कल से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो MNS के लिए और एम्स के लिए। ठीक है, ये दोनों कॉलेजेस बेस्ट हैं गर्ल्स के लिए, इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है, नीट से भी बेस्ट है। ठीक है, तो आप कल से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, एम्स के लिए भी और MNS के लिए भी। तो गाइस, बिल्कुल भी आप स्ट्रेस मत लो और 2021 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। जैसे ही उसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी और आप फॉर्म फिल कर लेना। और बस 5 महीने की बात है, फिर आप एम्स दिल्ली में होंगे। ठीक है, और दिल्ली जाने का सपना तो सबके पास होता है। तो गाइस, डोंट लूज़ होप, अच्छे से प्रिपेयर करो। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे करवा दूँगी। अब तक यूट्यूब पर सिर्फ BSc ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड बस इन्फॉर्मेटिव चैनल से कि रिज़ल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी, लेकिन स्टडी मटेरियल का कोई भी चैनल नहीं है। इस वजह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाई। ठीक है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी यही बोला था कि आपके पास अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं था, इस वजह से आप इन एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं कर पाए, और इतने ईजी एग्ज़ाम्स को इसी वजह से ही आप नहीं क्रैक कर पाए क्योंकि आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं था। तो गाइस, डोंट वरी, मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल, हैंड नोट्स, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। अभी आप प्लीज़ कल से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सपोर्टिंग मी। मेरे 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं आपकी वजह से इतने कम टाइम में।
थैंक यू फॉर ऑल यू गाइस, जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट किया। गाइस मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बेनिफिशियल वीडियोस लाऊंगी। आगे स्टडी मटेरियल की भी वीडियोस आएंगी। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मुझे और सपोर्ट मिले और मैं मोटिवेट हो पाऊँ, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ।